ये एक बड़ा ही दिलचस्प दृश्य है। मतलब एक तरफ सदियों पुरानी भारी भरकम और ताकतवर पुलिस व्यवस्था है और दूसरी तरफ एक आम नागरिक की जेब में रखा हुआ वो 6 इंच का स्मार्टफोन। बिल्कुल। आज के समय में ये छोटा सा उपकरण सड़कों पर शक्ति संतुलन को जिस तरह से चुनौती दे रहा है ना, वो सच में किसी क्रांति से कम नहीं है। एकदम सही बात है। और जब ये दोनों आमने सामने होते हैं तो जो टकराव होता है वो बहुत कुछ बयां करता है। हाँ, और आज की इस गहन पड़ताल में हम इसी शक्ति संघर्ष के पीछे के विज्ञान और मनोविज्ञान को समझने वाले हैं। हमारे आज के इस विश्लेषण का आधार 2 बहुत ही शोधपरक दस्तावेज हैं, अशरफ अवेयरनेस डायरीज और क्राइम लीगल न्यूज हिंदी। हाँ, और इन दस्तावेजों की जो सबसे खास बात मुझे लगी वो ये है कि ये किसी भी पक्ष का अंधा समर्थन नहीं करते। बिल्कुल, ना तो ये पुलिस को खलनायक बनाते हैं और ना ही हर नागरिक को हमेशा पीड़ित दिखाते हैं। हाँ, ये बस उस कच्चे सच और कानूनी तंत्र को खोल कर रख देते हैं जो अक्सर सड़क के शोर शराबे में छिप जाता है। सही कहा। और हमारी इस चर्चा का भी यही मिशन है, कोई सनसनी नहीं फैलानी है, केवल तथ्यों, जमीनी वास्तविकताओं और जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उनकी निष्पक्ष पड़ताल करनी है, ताकि समाज में एक सही जागरूकता आ सके। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। सड़क पर होने वाले जो छोटे मोटे विवाद होते हैं या रात की चेकिंग के दौरान जो गर्मा गर्मी हो जाती है ना, हाँ, चालान कटते समय का तनाव, बिल्कुल, उसकी जड़ को समझने के लिए हमें आज से नहीं बल्कि थोड़े इतिहास से शुरुआत करनी होगी। मैं सोच रहा था कि अगर कोई आज की पुलिस व्यवस्था के मूल ढांचे को देखे तो एक बड़ा ही अजीब सा सवाल जहन में आता है। कैसा सवाल? क्या ये पूरी व्यवस्था किसी महंगे क्लब के उस बाउंसर की तरह काम कर रही है जिसका मुख्य काम सिर्फ भीड़ को डराकर नियंत्रित करना है? अच्छा। या फिर इस व्यवस्था को एक गाइड की तरह होना चाहिए था जो नियमों का पालन करवाते हुए लोगों की सहायता करे? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये बाउंसर और गाइड वाली तुलना उस ऐतिहासिक सच को सामने लाती है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। वो कैसे? देखिए, हमारे स्रोतों के अनुसार भारत में पुलिस व्यवस्था का जो वर्तमान ढांचा है ना, वो पुलिस अधिनियम 1861 पर आधारित है। 1861 मतलब अंग्रेजों के जमाने का? बिल्कुल, ये वो समय था जब 57 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश हुकूमत बुरी तरह डरी हुई थी। तो उस समय अंग्रेजों ने जो पुलिस बल बनाया, उसका प्राथमिक उद्देश्य जनता की सेवा करना या उनकी शिकायतें सुनना तो बिल्कुल भी नहीं था। उस तंत्र का सिर्फ एक काम था, नियंत्रण। मतलब हुकूमत के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाना। एकदम सही। और जब किसी संस्था के डीएनए में ही नियंत्रण और दमन लिखा हो तो उसका रवैया स्वाभाविक रूप से अधिकार प्रधान हो जाता है, जवाबदेह नहीं। तो क्या आज आजादी के इतने दशकों बाद भी वही चल रहा है? काफी हद तक। ट्रेनिंग और मैनुअल में बहुत बदलाव हुए हैं, लेकिन वो जो औपनिवेशिक मानसिकता है ना, वो कई बार सड़कों पर पुलिस के व्यवहार में आज भी साफ दिखाई देती है। मतलब ये कि एक आम नागरिक और पुलिस के बीच का जो संबंध है वो शुरुआत से ही बराबरी का नहीं रखा गया? बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से शक्ति और निर्भरता का खेल है। हाँ, क्योंकि नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस पर निर्भर है और दूसरी तरफ पुलिस के पास कुछ ऐसी कानूनी शक्तियां हैं जो समाज में किसी और के पास नहीं है। जैसे कि किसी को भी रोककर पूछताछ करना, हिरासत में लेना और सबसे महत्वपूर्ण बात, बल प्रयोग करना। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, कानून ये तो बिल्कुल नहीं कहता कि वर्दी पहनने के बाद मनमर्जी से बल प्रयोग किया जा सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून इस मामले में बहुत स्पष्ट रेखा खींचता है। पुलिस को बल प्रयोग का अधिकार जरूर दिया गया है, लेकिन इसके साथ एक बहुत ही सख्त शर्त जुड़ी हुई है। वो शर्त क्या है? बल प्रयोग केवल आवश्यक और आनुपातिक होना चाहिए। तकनीकी भाषा में इसे नेसेसरी और प्रोपोर्शनल कहते हैं। आसान शब्दों में इसका क्या मतलब हुआ? आसान शब्दों में जितनी बड़ी चुनौती है बस उतना ही बल। अगर कोई व्यक्ति शांति से बात कर रहा है तो उस पर लाठी नहीं उठाई जा सकती। अच्छा, मतलब पुलिस वाला अपने पर्सनल गुस्से या चिड़चिड़ेपन के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। एकदम सही समझे आप। बल का इस्तेमाल सिर्फ उस विशेष परिस्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए एक अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए। लेकिन देखिए, कागज पर लिखी ये आवश्यक और आनुपातिक वाली लकीर ना सड़क की धूल में अक्सर गायब हो जाती है। वो तो है। अब सोचिए ना, रात के 11 बजे किसी सुनसान सड़क पर किसी को चेकिंग के लिए रोका जाता है। वहाँ कोई जज तो बैठा नहीं है, कोई रूल बुक नहीं है, वहाँ तो तुरंत फैसले लिए जाते हैं। और यही वो जगह है जहाँ सड़क की वास्तविकता उस रूल बुक पर हावी हो जाती है। हमारे स्रोत इस मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझाते हैं। क्या कहते हैं स्रोत? जब सड़क पर आमना सामना होता है और पुलिस को लगता है कि स्थिति उनके हाथ से फिसल रही है
या कोई उनके अधिकार पर सवाल उठा रहा है, तो वे अक्सर कानून की भाषा छोड़कर शक्ति की भाषा पर उतर आते हैं। इसमें एक स्पष्ट पैटर्न देखा गया है। किस तरह का पैटर्न? पहले ऊंची आवाज में डराना, फिर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना, और अगर तब भी सामने वाला न झुके तो नियंत्रण स्थापित करने के लिए शारीरिक बल का प्रयोग करना। बाप रे। और चूंकि उस अंधेरी सड़क पर कोई बाहरी निगरानी नहीं होती, तो अधिकारी खुद ही जज बन जाते हैं। बिल्कुल, वही तय करते हैं कि कितना बल उचित है। बिना किसी निगरानी के शक्ति का दुरुपयोग एक बहुत ही मानवीय और स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाती है। तो ऐसे में जब बाहरी निगरानी शून्य हो और सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से डरा हुआ हो, तो आम नागरिक के पास बचने का क्या उपाय रह जाता है? यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हाँ, कैमरे का लेंस वना पुलिस की लाठी। आज के दौर में लगभग हर इंसान के हाथ में एक स्मार्टफोन है। बिल्कुल, और ये सिर्फ बात करने का साधन नहीं रहा, ये तुरंत एक बाहरी जवाबदेही पैदा कर देता है। मतलब एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी। हाँ, स्रोत के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पुलिस की कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग करना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। राइट, एकदम सही। जब तक कि वो रिकॉर्डिंग किसी जांच प्रक्रिया में सीधा दखल न दे रही हो या किसी की निजता यानी प्राइवेसी का उल्लंघन ना कर रही हो, ये पूरी तरह से वैध है। इसके बावजूद सड़क पर कैमरा देखते ही पुलिस अक्सर भड़क क्यों जाती है? फोन छीनने की कोशिश करते हैं या कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हैं? कैमरा देखते ही जो ये असहजता पैदा होती है ना, वो दरअसल उस पुराने एकाधिकार के टूटने का डर है। अच्छा। हाँ, जब कोई नागरिक रिकॉर्डिंग का बटन दबाता है तो वो सिर्फ एक वीडियो नहीं बना रहा होता, बल्कि वो उस 1861 से चली आ रही बिना सवाल जवाब वाली सत्ता को सीधे चुनौती दे रहा होता है। मतलब वो कह रहा होता है कि अब आप जो भी करेंगे उसे सिर्फ मैं नहीं, पूरी दुनिया देखेगी। बिल्कुल। पर यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम इस स्थिति को पुलिस के नजरिए से देखें, तो क्या उनका डरना या कैमरे को देखकर असहज होना जायज नहीं है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? देखिए, आज सोशल मीडिया का युग है। आधी अधूरी चीजें पल भर में वायरल हो जाती हैं। हाँ। कोई भी व्यक्ति 30 सेकंड का वीडियो एडिट करके पुलिस की छवि खराब कर सकता है। उस वीडियो में ये तो नहीं होता कि रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले उस नागरिक ने क्या बदतमीजी की थी। ये तो है। तो आधा सच दिखाकर किसी संवेदनशील स्थिति में भीड़ को भड़काया जा सकता है। तो क्या सिर्फ एक छोटे से वीडियो के आधार पर पूरी पुलिस कार्रवाई को कटघरे में खड़ा करना सही है? देखिए, ये एक बहुत ही ठोस तर्क है और हमारे दस्तावेज भी इस पहलू को नजरअंदाज नहीं करते हैं। अच्छा। ये सच है कि स्मार्टफोन का वीडियो अंतिम सत्य नहीं होता। कैमरे का अपना एक सीमित फ्रेम होता है। हाँ, फ्रेम के बाहर क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। बिल्कुल। और घटना का पूरा संदर्भ, यानी कैमरे के चालू होने से पहले का तनाव और बंद होने के बाद की स्थिति, अक्सर उस फ्रेम से बाहर रहता है। वीडियो के साथ छेड़छाड़ भी संभव है। तो पुलिस की चिंता वाजिब है? 100% वाजिब है। ये चिंता बिल्कुल सही है कि उनकी किसी भी वैध कार्यवाही को सोशल मीडिया पर गलत रंग देकर पेश किया जा सकता है, जिससे उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन फिर एक आम नागरिक के पास विकल्प ही क्या है? अगर वो वीडियो नहीं बनाएगा तो उसके पास व्यवस्था के खिलाफ अपनी बात साबित करने का सबूत क्या रह जाएगा? यही तो इस पूरे विमर्श का सबसे जटिल बिंदु है। हाँ, क्योंकि अगर कोई ज्यादती होती है तो सरकारी फाइलों में तो वही लिखा जाएगा जो घटना के समय मौजूद अधिकारी चाहेंगे। एक आम आदमी की गवाही को कौन मानेगा? सही कहा। और स्रोत स्पष्ट करता है कि ये महज एक सड़क का विवाद नहीं है, बल्कि ये पारंपरिक अधिकार और आधुनिक पारदर्शिता के बीच का एक गहरा संस्थागत संघर्ष है। मतलब ट्रेडिशनल अथॉरिटी और मॉडर्न ट्रांसपेरेंसी की लड़ाई। हाँ, सदियों से स्थापित सत्ता को अब एक नई तकनीक का सामना करना पड़ रहा है, जिसने हर आम नागरिक को एक साक्ष्य निर्माता यानी एविडेंस क्रिएटर बना दिया है। और इसका असर हम रोज देखते भी हैं। जैसे ही कोई वीडियो वायरल होता है, पूरे सिस्टम पर भारी दबाव पड़ जाता है। बिल्कुल पड़ता है। हाँ, सोशल मीडिया पर हंगामा होते ही हम अक्सर देखते हैं कि संबंधित पुलिसकर्मी को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। खबर आती है कि अधिकारी लाइन हाजिर, और जनता को लगता है कि चलिए न्याय हो गया। और यही स्रोत एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ता है। भ्रम? कैसा भ्रम? निलंबन या सस्पेंशन को न्याय मान लेना हमारी सबसे बड़ी भूल है। अच्छा, वो न्याय नहीं है? बिल्कुल नहीं। प्रशासनिक और कानूनी ढांचे में निलंबन कोई सजा नहीं है। ये सिर्फ एक अस्थायी कदम है, एक टेम्परेरी मेजर। तो फिर सस्पेंड करते क्यों हैं? इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जब तक मामले की जांच चल रही हो,
तब तक वो अधिकारी अपने पद का फायदा उठाकर सबूतों को मिटा ना सके या गवाहों को डरा ना सके। अरे तो मतलब कैमरे की चमक खत्म होने के बाद क्या होता है ये किसी को नहीं पता। बिल्कुल। क्या उस अधिकारी पर आरोप साबित हुए? क्या विभागीय जांच में उसे क्लीन चिट मिल गई और वो वापस अपनी पुरानी पोस्ट पर आ गया? ये सब तो न्यूज में आता ही नहीं है कभी। पारदर्शिता की भारी कमी के कारण समाज को इन मामलों का अंतिम परिणाम कभी पता ही नहीं चलता। अक्सर ये त्वरित निलंबन सिर्फ जनता के गुस्से को शांत करने का एक पीआर स्टंट बनकर रह जाता है। बाप रे, ये जो व्यवस्था के भीतर का दिखावा या मैनेजमेंट है ना, मुझे लगता है ये केवल सड़कों तक सीमित नहीं है। आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? अगर हम कैमरे की नजर से थोड़ा पीछे हटें और पुलिस थानों के भीतर चल रहे असली खेल को देखें, तो एफआईआर को लेकर एक बहुत ही हैरान करने वाली सच्चाई सामने आती है। हाँ, एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। समाज में हर गली नुक्कड़ पर ये आम धारणा है कि पुलिस सब कुछ मैनेज कर सकती है। अगर कोई मामला है तो पुलिस को कुछ पैसे देकर या अपना रुतबा दिखाकर उस केस को थाने में ही खत्म करवाया जा सकता है, जिसे आम भाषा में सेटिंग कहते हैं। बिल्कुल, सेटिंग। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि ये पूरी की पूरी धारणा कानूनी रूप से एक बहुत बड़ा झूठ है। वेट, क्या झूठ है? हाँ, स्रोत आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी के नियमों का बहुत गहराई से विश्लेषण करता है। नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि एक बार जब थाने में एफआईआर औपचारिक रूप से रजिस्टर में दर्ज हो जाती है तो वो एक पक्का कानूनी दस्तावेज बन जाती है। उसके बाद वो मामला सीधे मैजिस्ट्रेट की निगरानी में चला जाता है। अच्छा। अब पुलिस के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं बचता कि वो उस दर्ज एफआईआर के पन्ने फाड़ दे या अपनी मर्जी से केस को रद्द कर दे। मतलब वो खुद से केस क्लोज नहीं कर सकते, पुलिस उसे खत्म नहीं कर सकती और सारी पावर कोर्ट के पास चली जाती है। तो फिर ये धारणा कहाँ से आई? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। मतलब ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया ना, जैसे किसी क्रिकेट मैच में कोई खिलाड़ी सीधा अंपायर को पैसे देकर स्कोरबोर्ड बदलने की कोशिश करे, जबकि असली कंट्रोल तो टूर्नामेंट के आयोजकों के पास है। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया आपने। तो अगर पुलिस के पास पावर ही नहीं है तो फिर लोग पुलिस को पैसे क्यों देते हैं सेटिंग के लिए? ये गैप आ कहां से रहा है? ये गैप आता है सिस्टम की अज्ञानता से, और यहीं पर असली खेल होता है। पुलिस न्यायालय नहीं है, लेकिन वो न्यायालय तक पहुंचने वाले दरवाजे का गेटकीपर जरूर है। अच्छा, गेटकीपर। स्रोत बताता है कि पुलिस इस सेटिंग को कैसे अंजाम देती है। वे एफआईआर दर्ज करने से पहले ही दोनों पक्षों के बीच बिचौलिए की भूमिका निभाने लगते हैं, जो कि उनका कानूनी काम बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। कई बार वो मामलों की संख्या कम दिखाने के लिए संगीन अपराधों को सिर्फ एनसीआर में दर्ज कर लेते हैं, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। हाँ, या फिर अगर एफआईआर दर्ज करते भी हैं तो उसमें से गंभीर धाराएं हटाकर बहुत ही मामूली धाराएं लगा देते हैं ताकि बाद में कोर्ट में केस कमजोर हो जाए। समझ गया। और इस गेट कीपिंग का सबसे बड़ा शिकार वो आम इंसान होता है जिसे कानून की पेचीदगियों का कोई ज्ञान नहीं होता। बिल्कुल, वो डर के मारे बिना किसी रसीद या लिखित प्रमाण के पैसे दे देता है, ये सोच कर के चलो मामला थाने में ही निपट गया, जबकि तकनीकी और कानूनी रूप से वो अभी भी सिस्टम में फंसा हुआ हो सकता है। हाँ, ये सीधे सीधे अज्ञानता का फायदा उठाना है। हालांकि हमें यहाँ थोड़ा संतुलन बनाए रखना होगा। वो कैसे? बिना पूरा सच नहीं है। अच्छा, तो और क्या कारण है? हमें व्यवस्था की उन खामियों को भी देखना होगा जिनमें पुलिस काम करती है। हमारे देश में थानों के पास संसाधनों की भारी कमी है। ये तो है। एक पुलिसकर्मी अक्सर 14-14 घंटे बिना किसी छुट्टी के ड्यूटी करता है। उन पर केस सुलझाने का भारी प्रशासनिक दबाव होता है और स्थानीय राजनीति का भी जबरदस्त हस्तक्षेप होता है। मतलब ऊपर से बहुत प्रेशर होता है। ऐसे अमानवीय दबाव में केस दर्ज ना करना या शॉर्टकट अपनाना उनके लिए खुद को बचाने का एक तरीका बन जाता है। तो ये समस्या सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं है। बिल्कुल, ये खराब सिस्टम की भी समस्या है। हालांकि ये परिस्थितियाँ किसी भी गलत काम को सही नहीं ठहराती। सही कहा, परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे किसी को भी कानून तोड़ने का लाइसेंस नहीं दे सकती। बिल्कुल नहीं। और मैं बताऊं, व्यवस्था के टूटने का सबसे खौफनाक और स्याह रूप तब सामने आता है जब एक नागरिक पुलिस व्यवस्था के एक ऐसे हिस्से में पहुंच जाता है जहां कोई कैमरा नहीं होता, कोई बाहरी गवाह नहीं होता और दुनिया से संपर्क पूरी तरह कट जाता है। मैं बात कर रहा हूँ पुलिस हिरासत की। पुलिस कस्टडी। हाँ, हिरासत में होने वाली मौतें या कस्टोडियल डेथ्स इस पूरी चर्चा का सबसे गंभीर और डरावना पहलू है। ये वो बिंदु है जहाँ शक्ति के दुरुपयोग के सभी सिद्धांत अपने चरम पर पहुँच जाते हैं। बिल्कुल। कानूनी ढांचा बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि जब राज्य
किसी व्यक्ति को अपनी हिरासत में लेता है मतलब उसकी आजादी छीन लेता है, तो उस व्यक्ति की सुरक्षा की 100% जिम्मेदारी भी राज्य की ही होती है। हाँ, क्योंकि वो अब उनके हवाले हैं। ऐसे सुरक्षित माहौल में अगर किसी व्यक्ति की जान जाती है तो उसे सिर्फ एक दुर्घटना मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। ये कानून के शासन की सबसे बड़ी विफलता है। और इस स्रोत उन तरीकों पर भी रोशनी डालता है कि कैसे इन मौतों को फाइलों में दफन किया जाता है। हाँ, ये पढ़कर बहुत हैरानी होती है। जब कोई ऐसी घटना होती है तो शुरुआती पुलिस रिपोर्ट में कारण हमेशा बहुत ही सामान्य बताए जाते हैं, जैसे अचानक सीने में दर्द हुआ या कोई पुरानी बीमारी उभर आई, या फिर सबसे आम बहाना शौचालय में फिसलने से मौत हो गई। बिल्कुल। लेकिन जब उस शरीर का पोस्टमार्टम होता है तो असली कहानी सामने आती है। रिपोर्ट में अंदरूनी चोटें मिलती हैं, हड्डियों का टूटना या शरीर पर जलने के निशान मिलते हैं, जो साफ बताता है कि कागजों पर कुछ और ही गढ़ा जा रहा था। हाँ, और ये विरोधाभास पैदा क्यों होता है? ये एक बहुत बड़े और खतरनाक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जड़ से पैदा होता है। जरा इस मैकेनिज्म को समझिए। बताइए। जो पुलिस बल उस व्यक्ति को गिरफ्तार करता है वही उसे लॉकअप में रखता है। जब कोई हादसा होता है तो सबसे पहली रिपोर्ट भी वही पुलिस बनाती है। अच्छा। जिस जगह घटना हुई वो थाना भी उसी पुलिस का है और शुरुआती जांच करने वाले अधिकारी भी उसी विभाग के हैं। अरे ये तो सच में बहुत बड़ा हितों का टकराव है। बिल्कुल। जब पूरी की पूरी प्रक्रिया एक ही छत के नीचे हो रही हो, जहां अक्सर तकनीकी खराबी के नाम पर सीसीटीवी कैमरे भी काम नहीं कर रहे होते हैं, तो वहां निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जा सकती है? सवाल ही नहीं उठता। स्रोत स्पष्ट करता है कि हिरासत में पूछताछ के दौरान सच उगलवाने के लिए 3rd डिग्री या अत्यधिक बल का प्रयोग ही अक्सर इन मौतों का असली कारण होता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो हम तुरंत पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। लेकिन क्या इस पूरे ढांचे के बिगड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्दी वाले ही जिम्मेदार हैं? आप क्या सोचते हैं? अगर हम समाज के नजरिए से देखें, जब कोई बड़ा या जघन्य अपराध होता है तो न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक लोग खुद चिल्ला कर ऑन द स्पॉट फैसले मांगने लगते हैं। हाँ, एनकाउंटर की मांग उठने लगती है। बिल्कुल। अपराधियों को तुरंत सड़क पर सजा देने की मांग होती है। तो क्या इस तरह का खून खराबे वाला दबाव बनाकर एक तरह से हम खुद ही पुलिस को कानून तोड़ने की मूक सहमति नहीं दे रहे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्योंकि ये सीधा हमारे समाज के सामूहिक मनोविज्ञान पर चोट करता है। स्रोत इस बात को बहुत ही गहराई से समझाता है कि न्याय प्रणाली का सबसे बुनियादी सिद्धांत आखिर है क्या? सजा तय करने और सजा देने का अधिकार केवल और केवल न्यायालय के पास है। बिल्कुल, पुलिस के पास नहीं है। पुलिस का काम अपराध रोकना है, निष्पक्ष जांच करना है, सबूत जुटाना और संदिग्ध को अदालत के सामने पेश करना है। सही बात है। लेकिन जब समाज इंस्टेंट जस्टिस या तत्काल परिणाम का अंधा दबाव बनाता है ना, तो पुलिस अधिकारी खुद ही जज और जल्लाद बनने लगते हैं और इस तरह पूरी प्रक्रिया टूट जाती है। और मुझे लगता है सबसे बड़ा डर यही है कि जब प्रक्रिया टूटती है तो जरूरी नहीं कि सजा सिर्फ असली अपराधी को ही मिले। बिल्कुल। इस जल्दबाजी और रिजल्ट देने के दबाव में कोई निर्दोष व्यक्ति भी शॉर्टकट व्यवस्था का शिकार हो सकता है। एकदम सही। और अगर हम इसके कानूनी पहलू को देखें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट बहुत स्पष्ट है। क्या कहता है एक्ट? वो कहता है कि पुलिस के सामने दिया गया कोई भी कबूलनामा अदालत में तब तक साबित नहीं माना जाता जब तक कि उसे मजिस्ट्रेट के सामने स्वतंत्र रूप से दोहराया ना जाए। अच्छा, मतलब कन्फेशन की कोई वैल्यू नहीं है जब तक जज के सामने ना हो। हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बनाने वालों को भी पता था कि पुलिस हिरासत में दबाव या यातना देकर बयान लिए जा सकते हैं। बहुत गहरी बात है ये। अगर ये साबित हो जाए कि बयान बल प्रयोग से लिया गया था तो वो पूरी न्यायिक प्रक्रिया और केस ही अवैध हो जाता है। समझ गया। इसीलिए व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने के लिए हिरासत में हुई किसी भी घटना की मजिस्ट्रियल जांच और स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम होना अनिवार्य किया गया है। तो अगर हम इस पूरी गहन चर्चा के पन्नों को समेटें तो इन विस्तृत स्रोतों से एक बात तो शीशे की तरह साफ होकर उभरती है। वो क्या? कि ये कोई हीरो बनाम विलन की कहानी नहीं है।
ये एक बेहद बहुआयामी और उलझी हुई समस्या है। बिल्कुल। इसमें अंग्रेजों के जमाने का वो नियंत्रणकारी ढांचा भी शामिल है, थानों में संसाधनों और जवाबदेही की भारी कमी भी है, पुलिस पर काम का भारी बोझ भी है, और कहीं ना कहीं हमारे समाज की वो इंस्टेंट जस्टिस वाली सोच भी इसके लिए बराबर की जिम्मेदार है। एकदम सटीक विश्लेषण। और इस पूरी जटिल व्यवस्था में अगर किसी एक चीज ने पिछले कुछ सालों में वास्तविक हलचल मचाई है तो वो है स्मार्टफोन का कैमरा। हाँ, उसने सत्ता के उस एक तरफा संतुलन को चुनौती देकर जनता के हाथ में थोड़ी ताकत जरूर दी है। बिल्कुल। लेकिन चुनौती ये है कि तकनीक तो बहुत तेजी से आगे बढ़ गई है, मगर हमारे कानूनी दिशा निर्देश, पुलिस की ट्रेनिंग और प्रशासनिक सुधार अभी भी उस रफ्तार से नहीं बदल पाए हैं। एक स्पष्ट, पारदर्शी और आधुनिक ढांचे की अभी भी सख्त जरूरत है। बिल्कुल है। और यही बात इस पूरी जानकारी को हर नागरिक के लिए इतना प्रासंगिक बनाती है। सही बात है। सुनने वालों के लिए समझना जरूरी है कि कानून सिर्फ इसलिए नहीं बने हैं कि बस किसी भी तरह अपराधियों को पकड़कर सजा दे दी जाए। सही बात है। कानून मुख्य रूप से इसलिए बने हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सजा देने की वो पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और उसमें किसी निर्दोष के अधिकार न छीने। एकदम सही। और ये व्यवस्था तभी बेहतर होगी जब समाज को अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी सीमाओं का भी स्पष्ट ज्ञान होगा। सीमाओं से आपका क्या मतलब है? उदाहरण के लिए अगर कोई नागरिक पुलिस की कार्रवाई को रिकॉर्ड कर भी रहा है तो उसे ये पता होना चाहिए कि उसे एक सुरक्षित दूरी से ऐसा करना है। अच्छा, ताकि जांच में कोई बाधा ना आए। बिल्कुल। और स्थिति को बेवजह उकसाया ना जाए, क्योंकि अंतिम लक्ष्य व्यवस्था को सुधारना और पारदर्शी बनाना होना चाहिए, न कि हर नुक्कड़ पर व्यर्थ का टकराव पैदा करना। बहुत सही कहा आपने। जब समाज अपने अधिकारों के प्रति कानूनी रूप से जागरूक होगा और पुलिस बल अपनी शक्तियों की सीमाओं को समझेगा, तभी हम एक ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ सकेंगे जो नियंत्रण पर नहीं बल्कि सेवा और न्याय पर आधारित हो। यही उम्मीद है। ये एक बहुत ही सकारात्मक और जरूरी सोच है। लेकिन आज हमने जिस तरह से इस तकनीक यानी स्मार्टफोन के प्रभाव पर चर्चा की है, वो जाते जाते एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। कैसा सवाल? आज हर आम इंसान की जेब में जो कैमरा है ना, वो एक समानांतर सत्य दिखा रहा है, जिसने पुलिस की सदियों पुरानी एक तरफा शक्ति को हिला दिया है। लेकिन जरा भविष्य की ओर देखिए। अच्छा। आने वाले कुछ ही सालों में जब एआई और डीप फेक तकनीक इतनी उन्नत और आम हो जाएगी कि हर दूसरा वीडियो संदिग्ध लगने लगेगा। अरे हाँ। ये तय करना असंभव हो जाएगा कि स्क्रीन पर दिखने वाला दृश्य असली है या मशीन द्वारा बनाया गया नकली। बाप रे, ये तो सच में डरावना है। तब ये शक्ति संतुलन किस ओर झुकेगा? जब कैमरे का सच ही झूठा पड़ जाएगा, तब एक आम नागरिक व्यवस्था के सामने अपनी सच्चाई साबित करने के लिए किस उपकरण पर भरोसा करेगा? वाकई ये एक ऐसा विचार है जो इस पूरी बहस को एक बिल्कुल नई दिशा में ले जाता है। और ये तकनीक और न्याय के भविष्य की पूरी हकीकत बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन पड़ताल को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के इन पन्नों को पलटते रहिए और सबसे जरूरी बात, सवाल करते रहिए।